नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की रीसेंट हिस्ट्री क्या है। तो रीसेंट हिस्ट्री हम बेसिकली पिछले 50 सालों से शुरू करके देख लेंगे 1970s से। और बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लगभग तभी से उनकी शुरुआत भी हुई थी। तो 1970s में क्या था, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। एक ही जगह आपका बड़ा सा CPU या बड़ा सा सर्वर पड़ा हुआ है और वहीं पे सारी बेसिकली वहीं पे जो भी आपकी प्रोसेसिंग है वहीं पे हो रही है, डाटा सारा वहीं पे स्टोर्ड है, सेंट्रलाइज्ड है डाटा। तो ज़्यादातर कोई इसका बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह या ये सब तो तब लॉन्च हुए नहीं थे। तो ज़्यादातर पेरोल, इन्वेंट्री, बिलिंग, बेसिकली बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं इस तरीके के, उन्हीं में इन सारे सिस्टम्स का यूज़ था। उसके बाद 1980s में आप देखेंगे तो पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए और बेसिकली आपका लैन आ गया। तो आप जैसे देखेंगे जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ कॉमन होता जा रहा है ना, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमारे बेसिकली और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है वो अभी हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ और कॉमन होता जा रहा है और ईजी होता जा रहा है, वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा सेंट्रलाइज था डाटा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। 1980s में आपने देखा लेस डिपेंडेंट हो गया। बेसिकली ऐसा नहीं है कि अलग से सर्वर पड़ा है और स्पेशल बेसिकली इंजीनियर्स हैं वही उस कंप्यूटर को चला सकते हैं। उसके बेसिकली जो जहाँ भी प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी बेसिकली यूज़ नहीं कर सकता कंप्यूटर को, ऐसा नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर्स के आने के साथ एक कोई नॉर्मल आदमी भी अपने घर पर भी यूज़ कर सकता है। नेटवर्किंग वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई थी। यही मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को बढ़ावा मिल रहा है जैसे जैसे हम आगे आएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है बेसिकली दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, दो या दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो अब इनको कनेक्ट करना है तो इनको नेटवर्किंग के जरिए या इंटरनेट के जरिए ही तो कनेक्ट करेंगे। तो इनको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली आप देखेंगे नेटवर्किंग है, बाद में आप देखें सिस्टम इंटीग्रेशन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब होती गई। उसके बाद नेटवर्क सपोर्ट आ गया और 2000 में तो आप देखेंगे कि इंटरनेट का यूज़ भी काफ़ी कॉमन होता गया था, ठीक है। 1990s में वायरलेस एरिया नेटवर्क्स आ गए थे, सिस्टम इंटीग्रेशन यहाँ भी, डाटा इंटीग्रेशन यहाँ भी। तो आप जैसे जैसे ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट बेसिक टर्म्स हैं। बेसिकली किस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए हैं आपने वो भी पढ़ा होगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, वो सब भी आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी आप इसमें लिख के आ सकते हैं। ये जस्ट आपके सिलेबस में एक टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया है, आपको जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए इसका, इसमें कुछ ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल साइट्स विच आर कनेक्टेड। बेसिकली अलग अलग साइट्स पे हमने अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लगा दिए। एक बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक पावरफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के बजाय हमने अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा दिया, अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर उनको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए। इसकी क्यों ज़रूरत है, क्या एडवांटेजेस हैं, वो अब देखते हैं। सबसे पहले तो ऑल कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद वन अनदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं ये सारे ही वर्क करेंगे कॉमन गोल की तरफ। जो भी आपको आउटपुट चाहिए, जो भी क्लाइंट को फाइनली इनसे काम चाहिए, तो वे सारे मिल के निभाएंगे। दीज मशीन्स हैव अ शेयर्ड स्टेट, ऑपरेट कॉन्करेंटली एंड कैन फेल इंडिपेंडेंटली। अब यही इसका एडवांटेज भी है कि अगर एक मशीन फेल हो गई, फॉर एग्जांपल ये वाली, तो बाकी दोनों चलती रहेंगी, हमारे को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सिर्फ ये मशीन फेल हुई है, बाकी दोनों हमारी अभी भी चल रही हैं। उस हिसाब से हम अपनी वेब एप्लीकेशंस को वगैरह मॉडिफाई वगैरह करके इन मशीन से काम ले सकते हैं, ठीक है। तो शेयर्ड स्टेट का मतलब है कि ये स्टेट शेयर करेंगे। जैसे कोई काम अगर ये मशीन्स कर रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, तो इनकी स्टेट शेयर हो रही है। बेसिकली वो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, फिर यहाँ होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ होगा, तो जिस भी तरीके से वो हो रहा हो सकता है। ऑपरेट कॉन्करेंटली का मतलब है ये सारी मशीन एक साथ बेसिकली उस ऑपरेशन पे काम कर रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं, ये सारी मशीन्स कॉन्करेंटली परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे स्केलेबिलिटी समझना आपको बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने के लिए। तो स्केलेबिलिटी क्या है? मेजर ऑफ अ सिस्टम्स एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एप्लीकेशन एंड सिस्टम प्रोसेसिंग डिमांड्स। ये तो डेफिनेशन की बात होगी। स्केलेबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी बेसिकली इस तरीके से आप बना लो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर इसको ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एक साथ, तो इसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको ज़्यादा इसमें रैम हार्ड डिस्क बढ़ा
बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ इस तरीके से, ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया, ठीक है, और रिसोर्सेज इसमें ऐड कर दिए ये वाले, ये तो पहले इसके पास थे ही जो इधर थे, ठीक है, और रिसोर्सेज मैंने इसको ऐड कर दिए। यही है हमारा स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब स्केलेबिलिटी आप देखेंगे दो तरीके की होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, एक वर्टिकल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास ये जो सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स थे, तो हमने एक और इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इन सिस्टम्स पे काम करने के बजाय हमने एक और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐड कर दिया, इनको अपग्रेड नहीं किया हमने एक और ऐड कर दिया। तो बेसिकली अब पांचों मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारी बेसिकली आसान होगा हमारे को जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना है, ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे ये सारे सिस्टम्स मिलके। और वर्टिकल स्केलेबिलिटी का मतलब है कि एक ही सिस्टम को हम अपग्रेड किए जा रहे हैं, पहले उसको अपग्रेड किया, फिर और अपग्रेड कर लिया, फिर और कर लिया, जितना मर्जी हम कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी और वर्टिकल स्केलेबिलिटी में ये फ़र्क है। अब आप देखें एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सबसे पहले तो अनलिमिटेड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब अनलिमिटेड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है कि ये जो ऐसे आपने अभी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी देखी, तो आप जितने मर्जी और नोड्स लगा सकते हैं, इस नोड को भी सबसे कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से आप, ठीक है, जितने मर्जी नोड्स आप और लगा सकते हैं, कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास जितना फंड है उसके हिसाब से आप अनलिमिटेड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं, और नोड्स आप जितनी मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेसिकली एडवांटेज है। जैसे हमारी कोई नई साइट ओपन हुई, फॉर एग्जांपल अभी तक हमारी वेस्टर्न कंट्रीज में साइट थी, अब हमारे को ईस्टर्न कंट्रीज में एक्सपैंड करना है, तो हम वहाँ पे और अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लगा सकते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा लो लेटेंसी। लो लेटेंसी क्या है? हैविंग मशीन्स दैट आर जियोग्राफिकली लोकेटेड क्लोजर टू यूजर्स, इट विल रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू सेव यूजर्स। बेसिकली अगर हम ये जो हमने नई मशीन लगाई है, ये हम जहाँ पे हमारे नए क्लाइंट्स बन रहे हैं वहाँ पे लगा देंगे, तो ये उनके क्लोजर होगी, तो क्लोजर होगी तो बेसिकली जो भी हमारा टाइम लगेगा एक्सेस करने में मशीन को, वो कम लगेगा, तो उसी को हम बोलते हैं लो लेटेंसी। फॉल्ट टॉलरेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है अगर कोई एक मशीन ख़राब हो गई तो दूसरी मशीनों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के आपने एडवांटेजेस तो देख लिए, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये डिफ़िकल्ट टू हैंडल है। अब सारी मशीन्स में अलग अलग परफॉर्म हो रहा है, सबको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी आउटपुट को किस तरीके से बेसिकली सेटल करना है, फाइनल आउटपुट किसको मानना है, तो ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट टू हैंडल है। ओवरलोडिंग कैन ऑकर इफ मल्टीपल नोड्स ट्राई टू सेंड डाटा एट वंस। अब ये सारी नोड्स आपको पता है आपस में कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ऐसे ये वाली इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, और इससे भी कनेक्टेड है, और ये दोनों से कनेक्टेड है बीच वाली नोड, तो सारी नोड्स बेसिकली आपस में कनेक्टेड है। ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? जैसे कि इस नोड को अगर ये नोड भी डाटा भेजे और ये नोड भी डाटा भेजे, बेसिकली 1 भी 2 को डाटा भेज रहा है और 3 भी 2 को डाटा भेज रहा है, तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सम मैसेजेस एंड डाटा कैन बी लॉस्ट इन द नेटवर्क। अब नेटवर्किंग इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हमारे पास एक ही मशीन होती, एक ही इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता जिसमें सारा काम हो रहा होता, और उसी को हम वर्टिकली स्केल कर लेते, उसी को अपग्रेड कर लेते, तो हमें नेटवर्किंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। टफ टू मेंटेन डाटा इंटीग्रेशन एंड कंसिस्टेंसी। अब डाटा बेसिकली हमें सबका इंटीग्रेट भी करना है, फाइनल आउटपुट जिससे जो काम लिया है उस हिसाब से उसको इंटीग्रेट करना है फाइनल आउटपुट को, और कंसिस्टेंसी भी बनाए रखनी है कि जो डाटा है वो कंसिस्टेंट हो, कुछ गड़बड़ी ना हो। और नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन फेलियर, कोई फेलियर हो जाएगा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का, तो वो भी इसका एक डिसएडवांटेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बस इतनी ही बात है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही आपने जान ली हैं। अब आप आराम से एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।